Good afternoon, everyone. Let's start our new topic, that is respiratory system. रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? वो सिस्टम जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन इनलेट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल आउट करते हैं फ्रॉम द बॉडी। अब कई बार क्या होता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें कि आपके ऑक्सीजन की और CO2 की कंसेंट्रेशन किसी न किसी वजह से इम्बैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। So respiratory system is a set of organ that allow a person to breathe and exchange oxygen and CO2 throughout the body. कि वो सिस्टम जिसमें कि क्या होता है, आप ऑर्गन के थ्रू लाइक लंग्स, उसके थ्रू क्या करते हैं, आप ऑक्सीजन की इनलेट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो ये जो इनलेट और आउटलेट का जो प्रोसेस है वो पूरी बॉडी के थ्रू जाता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके दो मेजर परफॉर्मेंस, ठीक है, दो मेजर पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। नाम से ही पता लग गया, एक्सटर्नल मतलब बाहर से। तो जो ऑक्सीजन आपकी बाहर से आएगी और आप उसको इनहेल करोगे, वो प्रोसेस होता है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और इंटरनल यानी कि अंदर तक, तो जो आपकी ऑक्सीजन लंग्स के थ्रू आपकी सेल्स तक पहुंचेगी, वो होती है आपकी इंटरनल रेस्पिरेशन। External respiration exchange air between the body and outside environment known as external respiration. जब आपके जब एयर का एक्सचेंज होगा आउटसाइड के एनवायरनमेंट से और बॉडी के अंदर, तो इन प्रोसेस को बोलेंगे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। Internal respiration, exchange of gases between cell, bringing oxygen to cell and remove CO2 from the body, called internal respiration. ये प्रोसेस जिसमें कि ऑक्सीजन अब आपकी बॉडी में एंटर कर चुकी है, तो उसको कौन कंज्यूम कर रहा है, सेल। और जो बाकी रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट है CO2, वो आपकी बॉडी से बाहर चला जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। अब आप डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हो कि जब आपका रेस्पिरेटर कहाँ से शुरू होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नोज से शुरू होता है और कहाँ तक, आपके लंग्स में जितने भी आपके पार्ट्स है, एल्वेली वगैरह, तो उस तरह एंड, ठीक है, एल्वेली का काम ही क्या है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। अब फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट फंक्शन क्या है, सप्लाई द बॉडी विद ऑक्सीजन एंड डिस्पोज ऑफ CO2। यानी कि जो ऑक्सीजन है उसको बॉडी में सप्लाई करना, और जितनी आपकी वेस्ट डिस्पोज है, यानी कि वेस्ट जो आपकी CO2 है उसको रिमूव करना बॉडी से। क्योंकि जितनी ज्यादा देर तक आपकी CO2 बॉडी में रहेगी, उतनी ज्यादा टॉक्सिसिटी आपकी सेल को होगी। तो उस चीज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन और CO2 का फटाफट से एक्सचेंज करवाते रहते हैं। फिल्टर इंस्पायर्ड एयर, तो जो नोज में आपके हेयर्स प्रेजेंट है, उनका क्या काम करता है कि आपकी जो ऑक्सीजन आती है उसमें छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं आपकी बॉडी के एंटर बिल्कुल एंड मतलब कि लंग्स तक जाते ही नहीं, क्योंकि इससे पहले हेयर्स क्या करते हैं, उसको फिल्टर कर देते हैं। प्रोड्यूस साउंड, तो जो हम ऑक्सीजन लेते हैं जो तो वो क्या ट्रैकिया से वाइब्रेट होकर के वो साउंड प्रोड्यूस करती है। लास्ट फोर्थ क्या आपका, इट हेल्प रेगुलेट ब्लड का पीएच, तो ये आपके ब्लड के पीएच को भी मेंटेन करके रखती है। अब कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में? फर्स्ट है आपका नोज, फाइनेक्स, लाइनेक्स, ट्रैकिया, टू ब्रोंक्यूल्स एंड टू लंग्स। ये आपके सारे के सारे पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को परफॉर्म करने के लिए हेल्प करते हैं। फर्स्ट है आपकी, अगर आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है, तब आपको कौन कौन सी दिक्कत होती है? फर्स्ट आपका लंग्स कैंसर, अगर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई डिजीज आ जाती है तो आपको होती है लंग्स कैंसर। फिर नेक्स्ट है आपका ट्यूबरकुलोसिस, उसके बाद आती है आपकी इन्फ्लामेशन, उसके बाद आती है आपको अस्थमा की भी दिक्कत आ सकती है, उसके बाद न्यूमोनिया भी आपको हो सकता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कोरोनरी हिस्टोरिक पल्मोनरी डिजीज, नेक्स्ट है आपका पल्मोनरी फिब्रोसिस और लंग्स डिजीज। ये आपके मेनली कॉमन रेस्पिरेटरी डिजीज रहते हैं।
अब हम बात करते हैं कि आपके जो नॉर्मल ब्रोंकियोस ट्यूब्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं और जब इनमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है तो कैसे दिखते हैं। तो देखिए डायग्राम में नॉर्मल ब्रोंकियोस में क्या रहता है, आपकी जो ब्रोंकियोस ट्यूब वॉल है उसमें क्या रहता है, नॉर्मली कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही, कहीं पे भी आपकी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और अगर हम इन्फ्लेमेशन ब्रोंकियोस ट्यूब्स की बात करते हैं तो सबसे पहले जो ट्यूब्स है वही आपकी म्यूकस से भर जाती है। जो भी जैसे होता है ना छोटे बच्चों में छाती जाम हो जाती है तो वो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले पाते, तो इसकी वजह से क्या होता है जो आपकी ब्रोंकियोस ट्यूब्स है उसी में ही म्यूकस आ जाती है और इन्फ्लेमेशन आनी शुरू हो जाती है ब्रोंकियोस वॉल्स में। तो हम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट डिजीज दैट इज अस्थमा। अब आप सबको पता है कि अस्थमा क्या है, अ कंडीशन इन विच अ पर्सन एयरवे बिकम इन्फ्लेम। ऐसी कंडीशन जिसमें कि पर्सन के जो एयरवे है यानी कि आपके लंग्स हो गए, ठीक है, वो ब्रोंकियोल्स हो गए, तो वो क्या हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं और स्वेल होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या रहता है आपके म्यूकस एक्स्ट्रा बनने शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत आती है, विच मेक्स डिफिकल्ट टू ब्रीथ। अस्थमा कैन बी माइनर, जो अस्थमा है वो आपका माइनर भी हो सकता है और ये आपकी डेली एक्टिविटी में भी इंटरफेयर कर सकता है। इन सम केसेस इट में लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग अटैक, ठीक है, और कुछ केसेस में आपको अस्थमेटिक अटैक भी हो सकता है अगर आपने किसी ना किसी वजह से आपकी ये डिजीज ज्यादा हो जाती है तो। अब अस्थमा में क्या होता है, नॉर्मल एयरवे आपका क्या रहता है, वाइल्ड रहता है, ठीक है, आपकी कंस्ट्रिक्शन नहीं होती, डायलेशन होने शुरू हो जाती है। बट अस्थमा में क्या रहता है, एयरवे आपका नैरो हो जाता है जिसकी वजह से आप ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं ले पाते। अस्थमा इज अ कंडीशन इन विच एयरवे बिकम नैरो एंड स्वेल प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस। तो क्या है आपका अस्थमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि आपकी एयरवे नैरो हो जाती है, स्वेल हो जाती है और प्रोड्यूस करती है सम एक्स्ट्रा म्यूकस। अस्थमा कैन नॉट बी क्योर्ड बट इट्स सिम्टम कैन बी कंट्रोल। जो अस्थमा को हम क्योर नहीं कर सकते बट जो इसके सिम्टम्स आते हैं वो कहीं ना कहीं हम मैनेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें जो भी वेरियस प्रॉब्लम्स होती है वो आपके साथ नहीं होगी अगर आप सिम्टम्स को कंट्रोल करके रखोगे। अब इसके सिम्टम्स की बात करते हैं तो अस्थमा सिम्टम्स जो वेरी करते हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, क्योंकि किसी की इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू अदर पर्सन। तो फर्स्ट क्या रहता है आपके शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जो आप सांस लेते हो वो बिल्कुल शॉर्टनेस आनी शुरू हो जाती है। चेस्ट टाइटनिंग यानी कि चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाता है, कफिंग और फ्रीजिंग, उसके बाद इंक्रीज डिफिकल्टी ब्रीथिंग, फिर आपको ब्रीथ करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, खांसना और छींकना भी। नेक्स्ट है आपका इटियोलॉजी ऑफ अस्थमा। अब अस्थमा किन किन वजह से होता है, फर्स्टली क्या रहता है आपका अस्थमा होने की वजह से क्या रहता है, अगर आपकी एक्यूट और क्रोनिक में आपकी एयरवे इन्फ्लामेशन हो रही है, ठीक है, अगर आपकी थोड़ी सी या हाई ब्रोंकियोल्स में नैरो होने शुरू हो जाते हैं तभी आपकी क्या रहती है, आपकी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस। ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस यानी कि अगर आप जरा सी भी डस्टिंग एरिया में जाते हो उसी टाइम आपको हाइपर सेंसिटिविटी होनी शुरू हो जाती है, यानी कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आने लग जाती है, छीके पे छीके, आप अच्छे से सांस नहीं ले पाते। उसके बाद चाइल्डहुड इन्फेक्शन, या कभी किसी आप जब किसी को चाइल्डहुड इन्फेक्शन होता है या एक निमोनिया काफी टाइम तक चलता रहता है, उस एलर्जन एक्सपोज आप ज्यादा से ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स में एंटर करते हो, ठीक है, कहीं पे भी आप एलर्जन के एक्सपोज में आते हो। नेक्स्ट है आपका पोल्यूशन, फिर आता है आपका जेनेटिक। अगर हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा, वेरियस फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो कि आपके अस्थमा की कंडीशन को एबनॉर्मल बताते हैं, लाइक इट इज नेसेसरी। अब इनसे लिए क्या रहता है, आप सिम्टम्स को मैनेज करो, सिम्टम्स को अगर मैनेज करोगे तो आपके कहीं ना कहीं आपकी अस्थमा भी क्योर होनी शुरू हो जाएगी, अदरवाइज ब्लॉकेज आएगी अनवांटेड और जिसकी वजह से डिफिकल्टी होने लग जाएगी एक्सचेंज ऑफ गैसेज में। ये कैसे रहता है आपका, फर्स्टली क्या आता है एलर्जेंस, यानी कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आता है वो क्या करता है आपके डेंड्रेटिक सेल्स में जाता है, फिर वहां से CD4 और T सेल्स को रिलीज करता है। अब CD4 और T सेल्स फर्दर क्या करते हैं, ल्यूटेंसिन इंटरल्यूकिन 5 रिलीज करते हैं, 4 रिलीज करते हैं, 3 रिलीज करते हैं। अब अगर आपके इंटरल्यूकिन 5 रिलीज हो रहा है तो आपको इसिनोफिल्स रिलीज होंगे, वहां से आपको साइटोकाइनिन एंड ल्यूकोट्राइन्स रिलीज होना शुरू हो जाएगी।
अगर हम 4, 3 और 5 की बात करते हैं तो उसमें प्लाज्मा सेल जिसमें कि मास्ट सेल्स रहते हैं, मास्ट सेल से आपके हिस्टामिन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होते हैं जो कि आपकी इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे आइदर साइटोकाइनिन रिलीज और हिस्टामिन रिलीज, बोथ कॉज इन्फ्लामेशन और डिफिकल्टी इन रेस्पिरेटरी पाथवे। अब अस्थमा में क्या रहता है, ड्यूरिंग अस्थमा इन्फ्लेम एयरवे रिएक्ट टू एनवायरमेंटल ट्रिगर सच एज डस्ट, पोलन, स्मोक। किसी न किसी वजह से अगर जैसे स्मोक हो रही है, डस्ट आ रही है, तो वो क्या करती है, उसी टाइम क्या रहता है, अस्थमेटिक पेशेंट में जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो नैरो करने लग जाते हैं। नैरो होने की वजह से क्या रहता है, म्यूकस का प्रोडक्शन ज्यादा होता है जो कि क्या कॉज करती है, ब्रीथिंग यानी कि सांस लेने में डिफिकल्टी कॉज करेगी। अस्थमा इज अ रिजल्ट ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एंड इम्यून रिस्पॉन्सिव इन अ ब्रोंकियल एयरवे। जो अस्थमा है उसमें क्या रहता है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगी तो आपको इजिली कोई भी एलर्जन अटैक नहीं कर पाएगा। मेजर पैथोफिजियोलॉजी प्रॉब्लम फेस बाय द अस्थमेटिक। अगर किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है तो कौन कौन सी जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ती है। फर्स्ट, आपके ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि जो लंग्स है वो टाइट होनी शुरू हो जाती है। एयरवे एडेमा यानी कि आपकी इन्फ्लामेशन आने लगी थी, फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। उसके बाद एयरवे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आने लग जाती है। उसके बाद रिमोडलिंग। अब एक एक करते हैं। ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन क्या होता है, कंस्ट्रिक्शन और टाइटनिंग ऑफ अ एयरवे टू द लंग्स, यानी कि जब आपके एयरवे रह जाते हैं आपके टाइट होने शुरू हो जाते हैं। एयरवे एडेमा क्या रहता है, एडेमा होता है कि म्यूकस की सेक्रेशन ज्यादा होने की वजह से वहां पे प्रेशर आना शुरू हो जाता है। एयरवे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन यानी कि आपकी सेंसिटिविटी रिएक्शन आनी शुरू हो जाती है बाय रिलीजिंग हिस्टामिन्स। एयरवे मॉडलिंग क्या होता है, एयरवे रिमॉडलिंग इज एनी चेंज इन द कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, थिकनेस, मास और वॉल्यूम ऑफ एयरवे। लाइक एयरवे वॉल्यूम का किसी ना किसी रीजन की वजह से उसका वॉल्यूम चेंज हो जाना, थिकनेस चेंज हो जाना, मास चेंज हो जाना, तो उसको बोलते हैं हम एयरवे रिमॉडलिंग। अब डायग्नोज कैसे करेंगे हम अस्थमा को, तो परफॉर्म अ लंग फंक्शन टेस्ट यूजिंग अ डिवाइस स्पायरोमीटर। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो पर्सन है उसका लंग्स कितना काम कर पा रहा है, तो उसके लिए हम स्पायरोमीटर से हम चेक करेंगे। उसके बाद इट मेजर हाउ मच और हाउ फास्ट यू कैन ब्लो एयर आउट ऑफ अवर लंग्स, तो आप कितनी जल्दी सांस ले सकते हैं और कितनी ज्यादा हम सांस छोड़ सकते हैं। इट इज यूज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। इससे भी पता लगा था कितनी अमाउंट में हमारी ऑक्सीजन हमें मिल रही है, बॉडी पे लग रही है। अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा की, तो किस तरह से हम अस्थमा को मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट, अस्थमा में ही उसकी मैनेजमेंट छुपी है। एडिनर्जिक स्टेरॉइड्स लेके, थायोफेलिन, हाइड्रेशन, मास्क, O2, एंटीकोलिनर्जिक, ये मेनली क्या करते हैं, हम ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि अस्थमा की कंडीशन को थोड़े टाइम के लिए हम मैनेज कर सकते हैं या प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं, बट हम क्योर नहीं कर सकते। बट इसके सिम्टम्स जो आ रहे हैं, जो डिफिकल्टी आ रही है ब्रीथ में, वो क्योर कर सकते हैं। तो जैसे हमने आज पढ़ा तो वैसे ही कल हम पढ़ेंगे COPD, कंस्ट्रक्शन ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।